हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, इसके बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है x की वो 2 होती है। वेयर a, b एंड c हमारे क्या होते हैं? ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। और जब हम इनके रूट्स निकालते हैं हमें पता है इसके 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक। तो इसीलिए इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और जो 2 रूट्स होंगे उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं? तो रूट्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a। अब हमारे रूट्स कैसे होंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे रूट्स रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, राइट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे रूट्स होते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमारे रियल भी होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं, ओके। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, राइट। रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो उस केस में हमारी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसे हम कहते थे कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। ऐसा हम 10th क्लास तक पढ़ते थे। तो 10th क्लास में हमने क्या किया था? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करते थे और रूट्स हमारे कैसे आएंगे डिपेंड करता था कि आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 था तो हम कहते थे कि हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में हम कहते थे इसकी कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो उस केस में हम लिख देते थे नो रियल रूट्स। लेकिन इस चैप्टर में, अब इस क्लास में आपको ये देखना होगा कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कैसे डिफाइन की जा सकती है। तो अगर आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो आयोटा से। ये हमारा होता है आयोटा, आप इसे आई से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर मतलब ये आपका रियल नहीं है, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है जिसे आपको इमेजिन करना होता है, राइट। तो आप इसे आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर रूट के अंदर -1 है तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? आई के इक्वल हो जाएगा। जरूरी नहीं है अंडर रूट के अंदर -1 ही हो। सपोज अंडर रूट के अंदर -3 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे -1 × 3 लिख सकते हो। एंड हमें पता है कि जो पावर है वो आप दोनों को सेपरेट दे सकते हो। तो -1 को आपने सेपरेट दी, 1/2 पावर और 3 को अलग दी। अब √3 तो हमारे पास डिफाइंड है क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम इसे एक इमेजिनरी नंबर आयोटा लेट करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा √3 × आयोटा, राइट। तो इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर हो जिसमें आपका रूट के अंदर नेगेटिव आए तो उस केस में आप उसे इमेजिनरी नंबर से डिफाइन कर सकते हो। तो आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, या फिर आप इसे इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हो। अब हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर हमने देखा आयोटा। आयोटा हमारे पास क्या होता है? √-1 आयोटा होता है। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा -1 अंडर रूट का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मतलब -1 की पावर क्या बन जाएगी? 2 × 1/2, ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो आयोटा स्क्वायर बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के।
तो ये एक और रिजल्ट हमें मिल गया इमेजिनरी नंबर के लिए। आपके पास आयोटा क्या था, आयोटा था √-1, तो उसी से हमने फाइंड आउट किया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आपने ये दो रिजल्ट इमेजिनरी नंबर के फाइंड आउट किए हैं। अब सपोज हमारे पास आयोटा क्यूब है, आपको आयोटा क्यूब फाइंड करना हो, आप इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर हमने अभी अभी फाइंड किया है, -1 है। आयोटा हमें पता है √-1, हम इसके प्लेस पे आयोटा ही लिख सकते हैं। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस आयोटा। तो एक और रिजल्ट मिला हमें, आयोटा क्यूब आपके पास आ गया माइनस आयोटा के। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आया, ये सेकंड रिजल्ट आया, और ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आया। अब हम बात करते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 क्या होगा। आप इसे ब्रेक कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो एक और इमेजिनरी नंबर के लिए हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया आयोटा रेज़ टू पावर 4 विच इज 1। तो आपके पास 4 रिजल्ट्स आए हैं, उन 4 रिजल्ट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। आयोटा आपका इक्वल होता है √-1 के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 आपके पास 1 आ जाता है। अब हम अगर फाइंड करें आयोटा रेज़ टू पावर 5, तो आयोटा रेज़ टू पावर 5 को आप आयोटा रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 अभी फाइंड किया है 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा आपका क्या आ जाएगा, आयोटा, राइट। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू पुट करवाई, आयोटा रेज़ टू पावर 5 किसके इक्वल आ गया, आयोटा के ही इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर हम ये रिजल्ट भी लिख देते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 5 आपका आयोटा ही बन गया, और आयोटा आपका किसके इक्वल होता है, √-1 के, तो आयोटा के ही इक्वल बन गया। इसी तरह अगर हम फाइंड आउट करें आयोटा रेज़ टू पावर 6, तो हम इसे आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 2, अभी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1, आयोटा रेज़ टू पावर 6 आपका बन जाएगा -1, मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू भी आपकी -1 आ गई। अब आप एक चीज नोट करिए इसमें कि आपके पास जो आयोटा है वही आयोटा रेज़ टू पावर 5 है, जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है वही आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 6 है। इसका मतलब आयोटा की वैल्यू आयोटा रेज़ टू पावर 4 के बाद रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब अगर हम इसे देखें, आयोटा आया था √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी 1 विद नेगेटिव, आयोटा क्यूब आपके पास आया था माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 आपकी आई थी 1, देन आयोटा रेज़ टू पावर 5 आपका आयोटा के ही इक्वल आ गया, मतलब √-1 के ही इक्वल आ गया। आयोटा रेज़ टू पावर 6 आपका किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर के, आयोटा स्क्वायर -1 था। आयोटा रेज़ टू पावर 7 क्या आएगा, आप इसे आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब कर सकते हो। आयोटा रेज़ टू पावर 4 तो 1 होता है, तो आयोटा क्यूब के इक्वल आ गया विच इज माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा रेज़ टू पावर 8 करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये तो 1 ही आ गया। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की इसमें कि आपके पास जो आयोटा की वैल्यू है वो आयोटा रेज़ टू पावर 4 के जाने के बाद रिपीट होनी शुरू हो गई। इसी तरह आयोटा रेज़ टू पावर 9 जब आप फाइंड करोगे वो आपका आयोटा के ही इक्वल आ जाएगा, मतलब ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 के बाद ये रिपीटिशन मोड में चलता रहता है। तो इसका यूज करके हम काफी क्वेश्चंस को, काफी हाईएस्ट वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें आयोटा रेज़ टू पावर 50 फाइंड करना है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। हम इसे आयोटा रेज़ टू पावर 48 अलग करके आयोटा स्क्वायर अलग कर सकते हैं, क्योंकि 48 हमारा 4 का डिविजिबल है, और 4 पे हमें पता है कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 48 को आयोटा रेज़ टू पावर 4 की पावर 12 लिख सकते हैं इंटू आयोटा स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये 1 इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो जाता है।
तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम काफी क्वेश्चंस को काफी हाईएस्ट पावर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए सॉल्व करना आयोटा रेज़ टू पावर 2023, ये हमें करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर 2020 अलग किया और आयोटा रेज़ टू पावर 3 को सेपरेट कर लेते हैं। अब आयोटा रेज़ टू पावर 2020 में आप देखो जो ये पावर है आपकी 2020, ये 4 का डिविजिबल है, तो आप इसे आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 505 लिख सकते हो इनटू आयोटा क्यूब। एंड हमें पता है कि जो आयोटा रेज़ टू पावर 4 होती है वो 1 होती है, तो हमने इसका यूज किया, ये आपका 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा इनटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा क्यूब। तो आयोटा रेज़ टू पावर 2023 इक्वल आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा क्यूब। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 500, तो 500 में से भी हम इसे ब्रेक करेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर, अब हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड कितने पे ये होगा। 500 को 4 से डिवाइड करते हैं अगर, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आपका 1 पे डिवाइड होगा, अगेन ये 2 पे होगा, एंड अगेन ये 5 पे होगा, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4 रेज़ टू पावर 125 लिख सकते हो। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही आएगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर 1 लिख सकते हो। तो आपके पास कितनी भी हाईएस्ट पावर आ जाए, आप उसे इजिली इस इमेजिनरी नंबर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। सपोज हमारे पास अगर हो आयोटा रेज़ टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 2, ये एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो फर्दर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है आयोटा रेज़ टू पावर 1 को आयोटा ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 होता है। ऑलरेडी अभी अभी हमने फाइंड किया, तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब आपने 1 2 3 4 पावर को ऐड किया आयोटा की। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया, सपोज हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 7 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 8। अब इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, हम इसे आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक कर सकते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 4 हमारा 1 होता है, तो ये आपका आयोटा ही हो जाएगा। आयोटा रेज़ टू पावर 6 को करेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा रेज़ टू पावर 7 सॉल्व करेंगे, तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, ये आपका आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 हो गया, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा रेज़ टू पावर 8 करते हैं, तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करवाते हैं, तो ये बनेगा आयोटा, ये बनेगा -1 माइनस आयोटा एंड +1, ये भी आपकी आपस में कैंसिल होके क्या रिजल्ट दे देगा, 0। तो आपने इससे क्या देखा, हमने इससे देखा कि हमारे पास एक नोट बनता है, हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर n है प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होके हमें क्या रिजल्ट दे देते हैं, 0 रिजल्ट दे देते हैं। हम इसका प्रूफ भी करके देखते हैं, चलो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा, आयोटा रेज़ टू पावर n है, इसे एज इट इज रखते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 को ब्रेक करेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा, या आपने सेकेंड टर्म को ब्रेक किया। थर्ड टर्म को भी ब्रेक करते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, एंड नेक्स्ट को भी करते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू आयोटा क्यूब। अब हमें पता है ये आयोटा रेज़ टू पावर n एज इट इज रहेगा, ये आयोटा टाइम्स आयोटा रेज़ टू पावर n रहेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हम -1 पुट करवा सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर n, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू पावर n। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी टर्म, और हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। तो हमारा यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर आप आयोटा की कॉन्सेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते हो, तो आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो नोट हमारे पास क्या राइज हुआ, if we add consecutive
4 powers of iota, 4 powers of iota, then it will be 0। तो ये हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 और आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3, ये कंसेक्यूटिव पावर्स है आयोटा की। तो ये 4 पावर्स आपस में मिलके क्या बना देंगी, 0 बना देगी। ये रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिजल्ट आपका किसका है, इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने काफी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने इसीलिए ही डिस्कस किया है ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ओके, जिसमें आपके पास जो a है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, और जो आपका आयोटा के साथ है मतलब जो b है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। जो आगे वाला पार्ट है मतलब जो विदाउट आयोटा के साथ है वो आपका रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो आपकी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। जनरली जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z आपके पास क्या बनता है, a प्लस आयोटा b, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्गन प्लेन, तो आर्गन प्लेन पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आर्गन प्लेन में आप क्या लेते हो, आप एक तो लेते हो रियल एक्सिस, ये आपके पास रियल एक्सिस रहती है, और एक आपके पास रहती है इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो वैसे ही आप रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करोगे। ये आपकी रियल एक्सिस होगी और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी। ओके, ये आपके पास पॉइंट होता है ओरिजिन का जिसे आप ओ से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप इसे टपल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया ए बी, तो ये रियल एक्सिस का जो पार्ट कवर कर रहा है और जो इमेजिनरी एक्सिस का पार्ट कवर कर रहा है। आपको पता है कि ये डिस्टेंस ए होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस अगर आपके पास बी है तो ये डिस्टेंस भी बी होगा। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि आपने रियल एक्सिस का तो ए पार्ट कवर किया है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रियल एक्सिस का पार्ट कवर कर रहा है, ये ए पार्ट है, और यहाँ तक आपका इमेजिनरी एक्सिस का पार्ट कवर हो रहा है जो कि बी है। तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह टपल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ए भी आपके पास टपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो पूरा प्लेन होता है हम इसे बोलते हैं आर्गन प्लेन, राइट। तो आर्गन प्लेन पे आपने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तक हमने देखा है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसके बारे में देखा है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं। तो अगर आपके पास सपोज 2 प्लस 3 आयोटा है और अगर हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा है, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। सपोज ये आपके पास Z1 है और सपोज ये आपके पास Z2 है, क्या Z1 और Z2 इक्वल होंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 3 और 2 आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका Z1 इक्वल नहीं होगा Z2 के, क्योंकि आपकी इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी की क्या कंडीशन होती है
कि अगर आपके पास सपोज एक नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा है c प्लस आयोटा d, तो ये दोनों नंबर आपके इक्वल कब होंगे? जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट इक्वल होगा राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के, राइट। एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के। मतलब आपके पास जो रियल पार्ट है एक नंबर का, वो दूसरे नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है कि आपका a इज इक्वल टू सी होना चाहिए और b इज इक्वल टू डी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी होल्ड कर जाती हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड कर जाती है। जैसे अगर हम ले 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा हमने नंबर लिया 2 प्लस 3 आयोटा, तो क्या ये दोनों आपके इक्वल होंगे? ये आपके पास z1 है और ये z2 है, तो ऑब्वियसली आप इसका रियल पार्ट चेक करो और इस दूसरे नंबर का रियल पार्ट चेक करो, दोनों का सेम है। और इसका इमेजिनरी पार्ट है 3, इसका भी इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये भी सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि z1 आपका इक्वल हो जाएगा z2 के, राइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बेस। अब सपोज हमारे पास है x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा। ये आपको कंडीशन गिवन है और आपको फाइंड करना है x एंड y। अब इसमें क्या कंडीशन दे दी आपको? आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे दिए। एक है आपके पास x प्लस 2y आयोटा और दूसरा है 3 प्लस 6 आयोटा। ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो आपका x इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट के मतलब 3 के, और 2y इक्वल हो जाएगा 6 के। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ये आपका रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपका राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है, यानी ये फर्स्ट नंबर का रियल पार्ट, ये सेकेंड नंबर का रियल पार्ट। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से आपको x मिल जाएगा 3 और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3, राइट। तो आपके पास x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो यही आपकी फाइनल x और y की वैल्यू होगी। तो इस तरह हम इसमें इक्वालिटी होल्ड करवा के x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें हमने इक्वालिटी की कंडीशन पढ़ी। ओके, अब हम दूसरी डिस्कस करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है सपोज b आयोटा, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? अफकोर्स होगा, क्योंकि हम इसे 0 प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका रियल पार्ट 0 हो जाएगा और b आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को जिसमें आपका रियल पार्ट 0 हो, इस रियल पार्ट हम इसे इस तरह से लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ, सपोज ये है आपके पास z, तो रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाए, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उस केस में आप उस नंबर को क्या कहोगे? z इज प्योरली इमेजिनरी। ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ओके, तो अगर आपका रियल पार्ट किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए, तो वो नंबर आपका कैसा हो जाता है? प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। ओके, और अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो उस केस में वो आपका कैसा नंबर बन जाएगा? प्योरली रियल बन जाएगा, प्योरली रियल नंबर। तो आपके कुछ नंबर्स हैं, सपोज हमने लिया 3, दूसरा नंबर है 5 आयोटा, एक हमने लिया 3 प्लस 2 आयोटा, एक हमने लिया 3 प्लस 3 आयोटा, एक हमने लिया 0 प्लस 0 आयोटा, एक हमने लिया 5। अब इसमें से आपको बताने की कौन से आपके इमेजिनरी हैं, कौन से आपके प्योरली इमेजिनरी हैं, कौन से प्योरली रियल हैं और कौन से रियल हैं। तो ये आपने देखा कि 3 और 5 इनके साथ आपका कोई इमेजिनरी नंबर इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों तो आपके कैसे हो जाएंगे? ये आपका प्योरली रियल हो जाएगा। एंड ये जो 5 है ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ये दोनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके बनेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें आपका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। 3 आपका रियल पार्ट है, इसमें भी 3 आपका रियल पार्ट है, इसमें 2 आपका इमेजिनरी पार्ट है और इसमें भी 3 आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे।
ये जो 5 आयोटा है इसमें आपका रियल पार्ट नहीं है, तो ये आपका कैसा नंबर बनेगा, ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगा, राइट, क्योंकि इसमें आपका रियल पार्ट नहीं है। और 0 + 0 आयोटा, अब ये तो आपका 0 ही बनेगा। आप इसे ना तो प्योरली रियल कहेंगे, ना प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, ना ही कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि ये 0 है। 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर, या फिर इंटीजर भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हो कि वो इमेजिनरी होगा, रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली रियल होगा, कैसा होगा। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है। थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे कंजुगेट के बारे में। कंजुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये अब हम एक आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास सपोज कोई भी एक नंबर है, सपोज यहाँ पर हमने लिया ये रियल एक्सिस है आपके पास, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ हमने कोई एक नंबर z लिया जिसमें आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है a और b। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, z हमारे पास है a + आयोटा b। कंजुगेट को आप z बार से रिप्रेजेंट करते हो, यह आपका होता है कंजुगेट। कंजुगेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, z बार से। तो a + आयोटा b बार हो जाता है, और ये आपका इक्वल हो जाता है a - आयोटा b। मतलब आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, a, - b। अब आपका रियल एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ ये क्या बन गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस जो है वो नेगेटिव बन गया, मतलब ये आपका a, - b बन गया। तो ये आपका z बार को रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो z की रिफ्लेक्शन होगी अलोंग x एक्सिस वो हमारी कंजुगेट को रिप्रेजेंट करती है। तो कंजुगेट हमारा z बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो आपका अगर a + आयोटा भी है तो चेंज होके a - आयोटा भी बना देगा। अगर आपके पास z a - आयोटा भी है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट a - आयोटा b का बार हो जाएगा। मतलब आपको इमेजिनरी के अलोंग रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा a + आयोटा b। तो ये आपका कंजुगेट ऑफ ए नंबर होता है। अगर हम इसमें एक नोट लिखेंगे, अगर हम किसी नंबर का कंजुगेट करें और उसका फिर से कंजुगेट करें तो वो हमारा z के ही इक्वल आ जाता है, मतलब उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। सपोज हमने z लिया a + आयोटा b, हमने इसका एक बार कंजुगेट लिया तो ये बन जाएगा a - आयोटा b। अब हम इसका फिर से कंजुगेट लें, अगर z बार का बार करें तो ये फिर से हमारे पास a + आयोटा b बन जाएगा, मतलब z के ही इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी कंजुगेट की प्रॉपर्टी निकल के आई कि z बार का बार आपका z के ही इक्वल हो जाता है। ये आपकी कंजुगेट की प्रॉपर्टी है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है कि x + आयोटा y आपका इक्वल है 3 + 3 आयोटा बार के। देन आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। इसमें आपका इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया और कंजुगेट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले इसका कंजुगेट करेंगे, जो आपको 3 + 3 आयोटा का कंजुगेट गिवन है। तो x + आयोटा y आपका इक्वल हो जाएगा 3 - 3 आयोटा के। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ओके। एंड इसी तरह इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी -3, क्योंकि हमारे पास जो ये नंबर है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + -3 आयोटा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू आपकी कंपेयरिंग से इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा इक्वालिटी को भी शो कर रहा है और कंजुगेट को भी शो कर रहा है। तो ये आपकी कंजुगेट की प्रॉपर्टी है। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।